नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टोक की शुरुआत करते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। ईरान और इजराइल के बीच जारी टकराव अब सीधे सैन्य हमलों तक पहुंच चुका है। दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन अटैक का सिलसिला जारी है। इजराइल ने ईरान से जुड़े ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई तेज की है, जबकि ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। खाड़ी देशों की सुरक्षा, तेल आपूर्ति और वैश्विक बाजारों पर इसका असर साफ दिखने लगा है। अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या यह सिर्फ सीमित सैन्य टकराव है या फिर दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। दो टूक में करेंगे चर्चा। उससे पहले बड़े सवाल, क्या हालात काबू में है या नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं? क्या कूटनीति की कोई गुंजाइश अब बची है? जंग लंबी चली तो दुनिया पर इसका कितना असर पड़ेगा? क्या दुनिया बड़े आर्थिक संकट के लिए तैयार है? इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं मेजर जनरल रिटायर्ड रंजन महाजन जी, डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल रिटायर्ड अरविंदर सिंह ओबेरॉय जी, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। मेजर जनरल रंजन जी, क्या कुछ गुंजाइश अब बची है या किस तरफ ये जंग, ये युद्ध अब जा रहा है? जब आप ये गुंजाइश की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या डिप्लोमेसी की या कोई बातचीत की गुंजाइश बची है कि नहीं बची। तो बातचीत की गुंजाइश तो हमेशा बची रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी युद्ध इतना लंबा नहीं चल सकता जिसमें कि अल्टीमेट डिवास्टेशन की तरफ बढ़ जाए। तो मैं यहाँ इस बात को यहीं छोड़ दूंगा कि यस, इसका स्कोप हमेशा रहेगा। वो किस तरीके से बढ़ेगा आने वाले टाइम में हम देखेंगे। हालात जो अभी हो रहे हैं वो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हर चीज़ की इकोनॉमी को भी इफेक्ट कर रहे हैं। आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में देख लिया है, ना ही कि ईरान, यूएस या इजराइल, और ना मिडिल ईस्ट, पूरा वर्ल्ड इससे इफेक्टेड हो रहा है। अगर हम इंटरनल लड़ाई की बात करें इजराइल और ईरान में, तो देखिए अभी क्या टेक्नोलॉजी आ गई है जिसका एंटिसिपेट ईरान ने, इजराइल ने नहीं किया था। अब ईरान क्या कर रहा है, जो ड्रोन है उसके पास शाहिद 136 जी, वो एक बहुत तगड़ा ड्रोन आ गया जिसकी 2500 किलोमीटर रेंज है और वो 200 किलो वजन लेके जा रहा है। इसी के पीछे पीछे लॉइटरिंग एम्यूनिशन का यूज़ कर रहे हैं अपनी मिसाइल्स के तौर पे। तो ये मिसाइल तकरीबन, ये जो ड्रोन है उसकी कीमत तकरीबन $20,000 है। अब उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इजराइल को 2 या 3 इंटरसेप्टर फायर करने पड़ रहे हैं, जो कि एरो 2, एरो 3, वो $1 मिलियन में एक की कॉस्ट है। तो एक ड्रोन को ख़त्म करने के लिए उनको बहुत गुना में इकोनॉमी जिसको यूज़ कर रहे हैं उनका पैसा इतना वेस्ट हो रहा है। साथ ही साथ उनको जो टारगेट्स उनके एंगेज होने शुरू हो गए हैं जी, जिसकी वजह से इजराइल प्रेशर में आ रहा है। कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने, सुनने में आया है कि पुतिन को कॉल किया है और पुतिन के फिनेंस मिनिस्टर ने ईरान के फिनेंस मिनिस्टर से बात की है। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर में आ रहा है। अभी बात लेंगे अगर हम यूएसए की, तो यूएसए के पास बहुत रिसोर्सेज हैं। यूएसए बहुत, उनके पास डेप्थ बहुत है। तो ये लड़ाई अभी और चलेगी। ये जो पहले बोल रहे थे 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, नहीं, ये तकरीबन 4 हफ्ते से भी बढ़ के चलेगी। और उसमें कितना नुकसान होता है, कितना नहीं होता, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। तो ये मेरा कहना है। कर्नल ओबेरॉय जी, आपसे एक सवाल है कि फंस चुका है अमेरिका, ये कह सकते हैं आप? जिस तरीके से उसे लग रहा था कि 1, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन हो चुके हैं, और हालांकि 4 हफ्ते की तो बात ट्रंप कह ही चुके हैं, लेकिन अब अमेरिका जो स्थिति लग रही है, ना निगल पा रहा है ना वो उगल पा रहा है। सांप और छछूंदर की कहानी हो चुकी है। तमाम दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। और आपने जो सवाल पूछा है कि अभी जो है अमेरिका जो है फंस चुका है, ये अमेरिका ने खुद चूज किया है कि ये उनको किस समय लड़ाई करनी थी और कहां पर लड़ाई करनी थी। ये ट्रंप ने और इजराइल ने मिलकर जो है इसको चूज किया है, और उनको अंदेशा था कि ये लंबे समय तक लड़ाई चलेगी। इसीलिए जो है उनको टाइम लगा ये सारी चीजें उनको बिल्डअप करने के लिए। जबकि नेवल ब्लॉकेड तो उन्होंने कर लिया था जल्दी से, लेकिन बाकी के डिस्ट्रॉयर और बाकी सारी चीजें, मिसाइलें वगैरह आने के लिए
उनको काफ़ी टाइम लगा है। तो ये सारा कुछ जो है, लड़ाई जो है, अगर ना भी चाहें तो भी लंबी चलने वाली है, जबकि खुद ट्रंप ने बोला ही है कि 4 से 5 हफ्ते तक लग सकता है। लेकिन ये जो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो उन्होंने की और पहले ही दिन खामेनी को जो है उड़ा दिया और उनके टॉप कमांडर जो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनको उड़ा दिया वहां से। तो इनका एक एम तो हो गया था अचीव, लेकिन जो मेन मकसद जो है, जो अभी सुनने में आ रहा है कि एक तो एटम बॉम्ब जो है वो काफी करीब है ईरान बनाने के लिए। और आज आपने देखा होगा कि कुछ एक जगह जो है अर्थक्वेक के झटके भी महसूस किए गए ईरान की तरफ से। और साथ ही साथ जो है अमेरिका का भी जो है एटॉमिक साइट जो है, टेस्टिंग साइट नवादा में, वहाँ भी जो है अर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए। तो इसका मतलब ये है कि वो एटॉमिक हथियार यूज करने के लिए, पॉसिबल यूज करने के लिए जो है तैयारियां हो रही हैं दोनों तरफ से। तो ये युद्ध तो जो है थोड़ा सा लंबा चलेगा और आउट ऑफ कंट्रोल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ईरान के पास तो तकरीबन समझा जाता है वेस्टर्न एस्टिमेट्स के हिसाब से कि तकरीबन 3,000 मिसाइल्स हैं। लेकिन अभी तक उसने जो है असली वाली मिसाइल्स जो हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की हैं। अभी जो है 5 दिन हो चुके हैं और जो ये जनरल साहब ने बताया कि इंटरसेप्टर्स जो हैं, इनकी इंटरसेप्टर्स जो है इजराइल के पास जो है आयरन डोम और थर्ड भी जो है एयर डिफेंस सिस्टम्स है और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है। तो ये जो है तकरीबन अमेरिका की जो है कैपेसिटी है एक साल में 600 के करीब, 600 से 700 मिसाइल्स इंटरसेप्टर्स जो है वो बना सकते हैं जी। तो ये बहुत कॉस्टली युद्ध तो हो ही गया है और आने वाले समय में जो है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी ब्लॉक कर दिया गया है, तो इससे जो है भारत को जो है काफी नुकसान हो सकता है उनकी इकॉनमी को। तो इसलिए भारत चाहेगा कि ये जल्द से जल्द जो है इस चीज को जो है रिजॉल्व किया जाए। जाहिर तौर पर अब एक सवाल मेजर जनरल जी आपसे ये भी है कि जिस तरीके से बात हो रही है न्यूक्लियर एक खबर आई है कि यूएस ने एक टेस्टिंग की है मिसाइल की, न्यूक्लियर मिसाइल की। क्या इसे कहा जाए कि साइकोलॉजिकल तौर पर भी लड़ाई की कोशिश की जा रही है या वाकई जो वो दिखाना चाहता है वो करेगा? नहीं, देखिए, ये जो वॉर हुई है जो यूएस ने स्टार्ट की इस बार, इसमें बहुत ही फाइन एग्जांपल्स हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और काइनेटिक वॉरफेयर के। अभी ये जो न्यूक्लियर टेस्ट किया, पहले उन्होंने पोस्टरिंग की जी। 2 महीने का टाइम दिया ट्रम्प साहब ने कि हम आगे आ रहे हैं, थोड़ा हमारे से बात करो, न्यूक्लियर रोको, अपना बढ़ो। तो वो 2 महीने करते करते 1 महीना रह गया, फिर करते करते उन्होंने जो अपनी डेडलाइंस नियुक्त की उसको उन्होंने पार करके किया। नाउ ये जो न्यूक्लियर का टेस्ट किया है ये भी उनकी एक स्ट्रेटजी है। ये जो प्लानिंग होती है युद्ध की, वो ऐसा नहीं कि ओके ठोक दो, वो उनके 15 दिन के 20 दिन के प्लान पहले से बने होते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। हालांकि ये कहते हैं कि नो वॉर इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट जब होता है वॉर को मॉडिफाई करना पड़ता है, मगर जब इतनी बड़े लेवल पे लड़ाई है तो इनकी प्लानिंग बहुत हो रखी है। तो ये जो अभी न्यूक्लियर का उन्होंने टेस्ट किया, ये एक स्ट्रेटजी है, ये उनको सिग्नलिंग है। ये दिखाना चाहते हैं कि भाई साहब इधर हमारे पास जो हम कर रहे हैं वो हमारे पास है एंड करने के लिए। तो ये अभी आने वाले टाइम पर पता लगेगा, बट यूएस यूजिंग न्यूक्लियर ऑल ऑफ अ सडन, ये बिल्कुल बात जमती नहीं है। ठीक, एक सवाल आपसे था कर्नल ओबेरॉय जी, जिस तरीके से आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, आज एक खबर आई कि देखिए ईरान तो जो चाइना के मालवाहक है जहाज है उसको निकालने के लिए वो तो कह रहे हैं कि वो तो निकलेगा, बाकियों का तो फंस जाएगा, अब पता नहीं क्या। दूसरी ओर एक खबर ये भी आई कि यूएस ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा है ताकि व्यापार उससे होता रहे। ये जो है बहुत बड़ा
कदम है इस जियोपॉलिटिक्स में, जबकि ईरान ने बोला है कि चाइनीज वेसल्स को जो है सेफ पैसेज दिया जाएगा। ये जो है एक तरीके से एडमिशन है कि चाइना भी जो है ईरान के साथ पीछे खड़ा हुआ है। इसमें से कितना वो सक्सेसफुल हो पाएगा वो तो, क्योंकि यूएस नेवी ने ब्लॉकेड किया हुआ है, तो वो अगर कहे भी ईरान कि हम चाइनीज वेसल्स को जाने देंगे, टैंकर्स को जाने देंगे, तो ये मुमकिन तो नहीं है लगता है। लेकिन फिर भी जो है एक ये बहुत बड़ा कदम है जियोपॉलिटिक्स में कि जिसमें जो है चाइना का भी जो एंगल जो है, जो अभी तक पीछे पीछे था, अभी खुल के सामने आ गया है। इसके अलावा जो है आज के दिन 5वें दिन जो है यूएस एम्बेसी में जो है सऊदी अरेबिया में जो है 2 ड्रोन्स का अटैक हुआ और उनके CIA स्टेशन के ऊपर भी जो है सऊदी अरेबिया में ड्रोन्स जो है मारे हैं। तो ये जो है अभी आपको मैं बताना चाहता हूं कि एम्बेसी का जो ग्राउंड होता है, एम्बेसी की जो लैंड होती है, वो एक सोवरन लैंड होती है। जैसे सऊदी अरेबिया में अगर यूएसए की एम्बेसी है तो वो जो है लैंड यूएसए की है, जिसका मतलब है कि अगर यूएस एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ है सऊदी अरेबिया में, तो ये यूएस की धरती के ऊपर अटैक हुआ है। इसीलिए जो है अभी ट्रंप ने बोला है कि इसका जो है बहुत ही तगड़ा जो है बदला लिया जाए। एक सवाल आपसे ये भी है कि क्या इस खबर में सच्चाई है कि पाकिस्तान की धरती भी इस्तेमाल हुई है ईरान के लिए? जिस हिसाब से ईरान ने धमकी दी है पाकिस्तान को कि हम आपके अगेंस्ट भी एक्शन लेंगे, क्योंकि आपने जो है एयरबेस इस्तेमाल करने के लिए दिया है अमेरिकन फोर्सेस को, तो मुझे लगता है कि ये तो कंफर्म्ड ही है ऑलमोस्ट। लेकिन जब तक ये सामने ऑफिशियली नहीं आती, लेकिन ये एडमिशन है ईरान की तरफ से कि भाई पाकिस्तान ने जो है हेल्प करने की कोशिश की है। मेजर जनरल जी, कितना बड़ा असर पड़ेगा पूरी दुनिया पे अगर ये कुछ दिन और खिंचा? तो देखा जाए व्यापार के हिसाब से, या कहे कि मंदी का दौर शुरू हो जाएगा पूरी दुनिया में अगर ये स्थिति बनी रही तो। बिल्कुल, तेल के भाव 150-160 डॉलर पर बैरल हो जाएगा, तो उसका हर चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट है। जितनी गाड़ी चलेगी उतना सामान जाने में, उतना हर जगह रिसेशन होनी शुरू हो जाएगी इकोनॉमी। हम तो इसको अभी इंडिया में अभी भी फील करना शुरू कर गए हैं रिसेशन का, बट ऑल ओवर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड जो कंट्रीज़ होंगी वो जो इनकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर इमीडिएट होगा, जिनका तेल बाहर नहीं जा रहा होगा, उनका तेल वेस्ट हो रहा होगा। बहरीन, कतार, ओमान, इनका तेल जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से बाहर नहीं जाने देंगे अगर ये, तो वो वेस्ट होना शुरू हो जाएगा, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। जहाँ तेल पहुँचना, अभी आप चाइना की बात की आपने जी। तो चाइना का अगर आप रूट देखेंगे तो वो तेल उनको 60 to 70% ये रूट पूरा लेके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नीचे से जाके वो जाता है चाइना में, बाकी उनका रशिया से आ रहा है। तो इनके ऊपर तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, तभी उन्होंने चाइना ने उनके साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की हुई है। ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट्स हैं कि जो इनकी न्यूक्लियर या मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी तकड़ी बनी है। लास्ट जून में 2025 में ये फर्स्ट फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, यूएस इजराइल वर्सेस ईरान। उसके बाद से लेके अभी तक ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को बहुत ही गुना बढ़ा दिया। वो कैसे बढ़ गया ओवरनाइट? वो तो कह रहा अभी तो हमने पुराने जो हैं वो इस्तेमाल किए, अभी नए वाले तो है हमारे पास, उसका इस्तेमाल होना बाकी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ उसकी रेंज 800 थी उसको उठा के 2000 पे ले आए, वो उसमें बाकी तो सारी चीज़ सेम है, अंदर की टेक्नोलॉजी चेंज है। वो कहाँ से आई? वो चाइना से हवाई जहाज उड़ के आया, उसमें सारा सामान आया, इन्होंने उसको फिट किया या इनबिल्ट उनको R&D का सपोर्ट दिया या उनको कंपोनेंट सर्व किए। तो चाइना इनकी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप खुल के आ रही है इनके साथ, और युद्ध का इफेक्ट पक्का पड़ेगा हर कंट्री के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी फ्लाइट्स, कितनी फ्लाइट्स डाइवर्ट हो गई हैं। एक रूट जब चेंज होता है और उनको कितना लॉस होता है, वो कहाँ जाता है?
कंट्री की इकोनॉमी में, तो इम्पैक्ट तो होगा। कर्नल ओबेरॉय जी, फंसाने की कोशिश तो ईरान की थी, अब इसमें सब फंस गए जहां तक हमें लग रहा है। आपने सही बोला है कि पहले तो जो है ये लड़ाई जो है सिर्फ यूएस और इजराइल के मिलके ईरान के खिलाफ होनी चाहिए थी, लेकिन ईरान ने जो है जून 25 में जो अटैक किया था मिडनाइट हैमर, उसके बाद जो है उसने अपनी रणनीति जो है चेंज कर ली है। एक तो जो है उसने जितने जहाँ जहाँ यूएस बेसिस हैं, तकरीबन 12 से 13 कंट्रीज जो आसपास हैं, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो भी अभी लड़ाई हो रही है, मेन नुकसान जो है टेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है, और ऐसे ईरान की राजधानी तेहरान में हो रहा है सारा अटैक। वो चाहते हैं कि ऊपर की जो भी गवर्नमेंट टॉप फंक्शनरीज हैं उनको टारगेट किया जाए। तो ये सारा कुछ जो है स्ट्रेटेजिक जो उन्होंने आंकलन किया है, और काफ़ी कुछ जो है इसमें उन्होंने सक्सेस भी हासिल किया है। तो ये लड़ाई तो जो है चलने वाली है अभी काफ़ी देर तक। पिछली लड़ाई जो है 12 दिन तक चली थी, और अभी मुझे लगता है कि कम से कम जो है 1 महीना तो ये चलनी चाहिए, जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट ने इसको बोला है। लेकिन अब एक सवाल बेजर साहब आपसे है कि एक तरफ देखिए इसका असर तो पड़ेगा, जो आपने वो बताया कि तेल की कमी, गैस की कमी, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन से ही है, लेकिन वो इलाका जिसे हम खाड़ी देश कहते हैं, सब कुछ तो इधर से ही जाता है, वहाँ खाने पीने का सामान हो कुछ भी है, वो भी इस संकट से जूझेंगे। यानी कि सभी को जूझना है इस संकट से। हल क्या निकलेगा इसकी कोशिश कोई नहीं कर रहा है, या कोई बोलना नहीं चाहता, या बाहर बाहर बयान देके निकल जाने चाहते हैं सब। नहीं, देखिए, कॉन्फ्लिक्ट जो स्टार्ट किया है वो जो यूएसए और इजराइल का, ये छोटा सा एंगल, मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़ा एंगल है, उनके लिए जो बड़े एंगल थे वो उन्होंने उसको मद्देनजर रखते हुए ये वॉर शुरू की है। तो उनका एम होगा कि जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है उनके, आज की डेट में हम कहें तो वो कह रहे हैं कि 2000 टारगेट्स को उन्होंने एंगेज कर चुके हैं। तो 2000 टारगेट नहीं, उनके तो मेन जो इश्यूज हैं उनको हिट किया। जैसे फर्स्ट डे उन्होंने लीडरशिप को हिट किया, और उनकी मेन टॉप लीडर को एलिमिनेट किया। तब तक ये कह रहे थे कि रिजीम बदली होनी है, रिजीम बदली होनी है। अभी उनका चेंजेस आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि हम उनकी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी को ख़त्म करना चाहते हैं, और उनकी जो नेवी ये प्रॉब्लम कर रही है, हम उसके लिए। तो ये लड़ाई में अक्सर चेंजेस आएंगे उनके जो कहने की बातें हैं, क्योंकि अभी प्रेशर है इंटरनेशनल लॉ का। वाई दे हैव एलिमिनेटेड लीडर इन हिज ओन कंट्री, फॉर व्हाट रीजंस, ये हर तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। अभी आप जो बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स आएंगी सबके लिए, वो आएंगी। खाने पीने का रसद है, अब देखिए आप डेली की सप्लाई में कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो नहीं पहुँचेगा। तो हालांकि स्टॉकिंग है। आज अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हम काफ़ी महीने की जंग लड़ने के लिए हमारी तैयारी है, कि अगर मान लो हमारे ये तो हमारी है, लेकिन खाड़ी देशों की बात करें जहां ये सब तो होता ही नहीं है, तेल के अलावा कुछ है ही नहीं वहां। खाड़ी देशों का जो सप्लाईज है, मेन तो तेल है। अगर वो तेल उनका बिकना बंद हो जाएगा, या वो पड़ा नहीं जाएगा और निकल रहा है, उसको रोकना पड़ेगा। उनके ऊपर भी स्टैटिक कॉस्ट बढ़ेगी, जो उनके बंदे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो तेल और निकलना नहीं जाएगी, आगे जा नहीं रहा। टैंकर्स की कीमत, हर चीज़ की कीमत है, हर चीज़ इज़ कॉस्टिंग टू दी एक्सचेकर। तो उसी तरीके से अब आप छोटी बातें हम करेंगे रसद की, उनके खाना पीना, ये सब चीज़ इफेक्टिव होंगी। हवाई जहाज नहीं आएंगे तो सामान नहीं आएगा जी, उनका साधन रुक जाएंगे, मेडिकल की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। अभी आप तेल अवीव की उसकी बात कर रहे हैं, आज हमने देखा एक बड़ा कि किस तरीके से एक मिसाइल, और ऊपर से अभी एंगल जो जुड़ रहा है जिसको हम डिस्कस करना चाहिए, वो हिजबुल्ला और ईरान का मिलके जो लेबनान से हिजबुल्ला, हालांकि लेबनान ने उसको कंट्रोल किया हुआ है, मगर हिजबुल्ला की थ्रेट रियल है जो इजराइल को आनी शुरू हो गई है। उनके पास रॉकेट्स हैं 11 से 12 हज़ार। नहीं तो वो तो लगातार खबरें आ रही है, इजराइल दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर वो बमबारी कर ही रहा है, मिसाइलें छोड़ ही रहा है।
तो इसराइल दो एंगल से टैकल कर रहा है उसकी। हालांकि अभी एज ऑफ नाउ ग्राउंड फोर्सेस का, ग्राउंड एक्शन का इम्कानात नहीं बढ़ रहे नहीं हैं। तो वैसे तो ईरान भी देखिए दो तरीके से, इसराइल अलग वो कर रहा है, दूसरी तरफ से अमेरिका अपने युद्धपोत से अलग ही कर रहा है, तो दो तरफ से वो भी ठीक है। कर्नल ओबेरॉय जी, एक सवाल आपसे इस चीज को लेकर है, जो स्थिति बनी हुई है, वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कह सकते हैं कि अब गड़बड़ हो रहा है। आपने सही बताया कि रूल बेस्ड जो ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर, वो जो है बिल्कुल ही चेंज कर दिया है अमेरिका ने। अभी जो है लड़ाई तो स्टार्ट करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको रोकना जो है, उसका रोकने का डिसीजन जो है बहुत ही मुश्किल होता है। इंडिया ने जो है ऑफ सिंदूर में ये करके दिखाया है कि कैसे उन्होंने अपने टाइम पे इसको स्टार्ट किया और मकसद पूरा होते ही उसको टाइम पे ख़त्म भी कर दिया। ये डिसीजन जो है अभी ट्रंप लेने की हालत में नहीं है, क्योंकि उसके पास जो है एक सक्सेस तो मिल गया था वेनेजुएला का, दूसरा सक्सेस मिल गया कि उसने खमेनी को मार गिराया है। लेकिन अभी जो उसके मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसमें अगर वो पूरा सक्सेस नहीं दिखा पाता है तो ये उसकी बहुत बड़ी नाकामयाबी होगी। अभी जो है उन्होंने जो स्थिति इस 5 दिन से बनी हुई है, ईरान जिस तरीके से काउंटर कर रहा है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर वो जो सुपर पावर सब कहते रहे, उस पर सवाल, उस पर दाग। ये अभी ऐसे है कि ईरान जो है रीजनल सुपर पावर है, मिडिल ईस्ट में जो है सबसे बड़ा कंट्री है, सबसे पावरफुल कंट्री है, और अमेरिका जो है वो वैसे वर्ल्ड का सुपर पावर है। तो इनके दोनों के बीच में जो है बहुत बड़ी जंग जो है, आइडियोलॉजिकल जंग भी जो है चल रही है। जहां आपने बोला रूल बेस्ड ऑर्डर जो है, इस रूल बेस्ड ऑर्डर को जो है अमेरिका ही जो है चेंज कर रहा है सारा कुछ। अभी जो है मेन निशाना जो मेरे को लगता है यूएसए का जो है इस लड़ाई को स्टार्ट करने का, वो है चाइना को भी जो है कंट्रोल करने का है। अभी क्या है कि वो नहीं चाहता कि चाइना भी जो है इससे सबक सीखे और ताइवान के ऊपर वो अपना कुछ मुंह मोड़ ले और उस पे अटैक। ये तो वही वाला हाल है कि जैसे रूस यूक्रेन को ये सपोर्ट कर रहे हैं लगातार और रूस से लड़ाई चल रही है, वैसे चाइना सपोर्ट कर रहा है ईरान को, ऐसे लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन सवाल फिर अमेरिका पे उठेगा, देखिए भैया इनसे तो हो ही नहीं पा रहा है कुछ, ये यहाँ आए मुंह की खाकर जा रहे हैं। अभी मुंह के खाने वाली अभी नौबत नहीं आई है वो लेकिन स्थिति तो वही लग रही है, जो स्थिति तो वही लग रही है कि फंस गए हैं। अभी जो है लड़ाई जो है चल रही है हवाई जहाजों से, मिसाइल से, सारा कुछ, और कैजुअलिटीज तभी होंगी यूएसए की जबकि बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारे जाएंगे। वो भी बोला गया है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि वहां के जो आबो हवा है, जो भौगोलिक स्थिति है, वहां वो सरवाइव कर जाएंगे। ये भी तो सोचिए आप। वो तो अमेरिका में जो है अनरिटन रूल है कि अगर किसी ने जमीन पे जो है बूट्स उतार दिए, सैनिक उतार दिए, तो वो जो है फिर उनकी जितनी भी अगर हानि होगी तो वो फिर अमेरिका का तो प्रेसिडेंट चेंज होना ही होना शर्तिया बात है। तो अगर बूट्स ऑन ग्राउंड आएंगे भी तो वो इजराइल ने जो है अपने 70,000 जो है रिजर्व सैनिक जो है उनको मोबिलाइज कर दिया है, और जरूरत पड़ने पर जो है वो नॉर्थ से या कहीं से जो है उनको उतारेंगे। अगर कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटी को अगर उनको कैप्चर करना है तो, या मिसाइल की जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, वो तो खैर ध्वस्त हो सकती है मिसाइल से और एयर स्ट्राइक से। न्यूक्लियर का तभी होगा, हमें जहां तक लग रहा है कि अब देश खत्म होने वाला है तभी हो सकता है, नहीं तो ये तो जो न्यूक्लियर पावर देश है वो यही शुरू कर देंगे, पहली बार में सब कुछ खत्म कर देंगे अपने दुश्मन देश को। इसको इस तरीके से भी समझना है। नहीं, हाँ आ रहे हैं मेजर साहब बात पूरी होने दीजिए। हाँ, ये जो आपने बोला रूल बेस्ड ऑर्डर का मतलब अगर खत्म कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि शुरू में ही जो है अमेरिका जो है अपना जो है एटम बॉम्ब उसके ऊपर गिराने की सोच रखता है। ये सारा कुछ जो है डराने के लिए हो रहा है अभी फिलहाल, ताकि जो है ईरान जो है अपना टॉकिंग टेबल के ऊपर आ जाए, डिप्लोमेसी को चांस दिया। रूस से यूक्रेन डरा नहीं क्योंकि पीछे अमेरिका है।
ईरान कैसे डर जाएगा अमेरिका से, क्योंकि पीछे चाइना है? ऐसे है कि डायरेक्ट जो है चाइना का जो फैक्टर है पीछे जरूर है, लेकिन आज तक जो है चाइना ने कभी डायरेक्ट जो है, ये जो तीनों सुपर पावर्स अपने आप को कहती हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया, ये आपस में कभी भी जो है लड़ाई नहीं करेंगे। ये जो है शेडो बॉक्सिंग की तरह होता है, और जो है जिसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव जो है, कोई और उनके आगे मुखौटा होगा और लड़ाई के लिए ये पीछे होंगे, लेकिन डायरेक्ट लड़ाई करने के लिए एक दूसरे के साथ ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जो है क्योंकि यूक्रेन के ऊपर अटैक किया रशिया ने, तो ये रास्ता दिखाया अमेरिका को कि तुम भी ऐसा कर सकते हो, वेनेजुला के ऊपर कर सकते हो, या ग्रीनलैंड के ऊपर कर सकते हो, या ईरान के ऊपर कर सकते हो। तो यही रास्ता जो है वो अमेरिका जो है बंद करना चाहता है कि ये ना हो कि चाइना सोचे कि अब मेरे लिए आसान काम है ताइवान के अंदर जाना। तो वो अगर ऐसा होता है तो वो बहुत बड़ी जो है मुश्किल हो जाएगी पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। ठीक, मेजर जनरल जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं कह रहा था जैसे कर्नल ओब्राय ने बताया कि ये चाइना फैक्टर, रशिया फैक्टर, ये बहुत उदाहरण है एक असिमेट्रिक वॉर का, जो अमेरिका और इजराइल एक साइड में और ईरान एक साइड में, ये बहुत बड़ी असिमेट्रिक है। ईरान की एयरफोर्स, अमेरिका की एयरफोर्स और इजराइल की मिला के एयरफोर्स के सामने कुछ भी नहीं है, बट उनकी ग्राउंड फोर्सेस स्ट्रेंथ में कुछ भी नहीं है, मगर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में अलग है उनका। अब हम बूट्स ऑन ग्राउंड की बात करते हैं जी। अगर हम मान लें कि अमेरिका का स्टेटेड एम है कि अभी जो छुपा रहे हैं कि रजीम बदली करना, जो एक्चुअल एम है, रजीम इसलिए बदली करना क्योंकि वो रजीम उनके अगेंस्ट सारी एक्शन कर रही है, सब डायरेक्शन दे रही है कि मिसाइल बनाओ, न्यूक्लियर बनाओ, ये बनाओ, तो उसको चेंज करना और अपने पपेट गवर्नमेंट लानी, जिसको कहेंगे कि ला के बिठाएं ताकि उनके साथ तसल्ली से बात होती रहे। उसके लिए बूट्स ऑन ग्राउंड्स की जरूरत पड़ेगी। अब वो बूट्स ऑन ग्राउंड्स कहाँ से आएंगे, कैसे होगा, वो देखने वाली बात है। जब ये इसकी वॉर गेमिंग, वॉर प्लानिंग होती है तो हर सिनेरियो उसके 10-10 कंटिजेंसीज डिस्कस होके, अगर ये हुआ तो ऐसे होगा, अगर ये हुआ तो ऐसे होगा, अगर ये नहीं हुआ तो ऐसे होगा, ये सारी कंटिजेंसी प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है। ये नहीं कि लास्ट मिनट पे ट्रम्प जी को रात को जगाते हैं सर अभी क्या करें, इन्होंने ऑलरेडी डेलीगेट कर रखी पावर। तो वो टारगेट अचीव करने के लिए, एसिमेट्रिक वॉरफेयर को और गैप को बढ़ाने के लिए इनका जो इफेक्टिव एंगेजमेंट है वो चलेगा। अभी कुछ देर काइनेटिक वॉर चलेगी, लेट्स सी कि ये बूट्स ऑन ग्राउंड की नौबत कब आती है, बिकॉज IRGC बहुत तगड़ी है ग्राउंड पे। आप इसलिए क्योंकि कई बार पिछले पन्नों को पलटे तो कई जगह इन्होंने उतारा, तो क्या सक्सेस रहा अमेरिका के लिए? वो बाद में सब कुछ संसाधन तक छोड़ के जाना पड़ा इन्हें वापस। अफगानिस्तान से करके उन्होंने खैर एम अचीव कर लिया अपना। इराक में, इराक अलग था, ईरान अलग है। अभी ईरान में कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन भी हुई हैं, इसमें दोनों तरफ से मिसकैलकुलेशन हुई हैं। तो ये इसका अभी देखते हैं कैसे अंजाम बनता है। अभी तो उनकी जो पपेट जो गवर्नमेंट है उसमें नियुक्त कर रहे हैं उनके जो खमेनी के बेटे को, जो सुनने में आ रहा है कि उसको अपॉइंट कर रहे हैं। अभी उनकी क्या काबिलियत है, एक छोटा सा सवाल, हल्के में ले लिया क्या ईरान को? हल्के में नहीं लिया, ये मिस कैलकुलेशन हुई है। ये इनका बहुत सोची समझी है, कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी की जगह टैक्टिकल मिस कैलकुलेशन हुई है। स्ट्रेटजी में बिल्कुल क्लियर है वो लोग, अदरवाइज वो इस इतने बड़े ऑपरेशन में नहीं जाते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर वॉर लंबा खिंचा तो इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ना तय है, खासकर भारत पर, क्योंकि ऑयल या फिर गैस की बात करें वो आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है। और कहा जा रहा है कि जो अमेरिका कर रहा है इससे वर्ल्ड ऑर्डर गड़बड़ हो रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर अभी भी कूटनीतिक बातचीत के लिए रास्ता खुला है, कोशिश उसकी होनी चाहिए। हमारे मेहमान भी कह रहे हैं। दो टूक में इतना ही।